हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा स्टार्ट है, आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी है। आपका इंडियन ज्योग्राफी मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो आप आज से क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग करेंगे। टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो पहला टॉपिक आज लिया गया है, ब्रह्मांड यूनिवर्स लिया गया है और सौरमंडल लिया गया है, तथा उसकी पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई और सौरमंडल। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। पहले इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं एक चीज़ और किया हूँ कि इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन जो है ना, आपको बहुत डिटेल में मैं करवा दिया हूँ, ठीक है? क्योंकि ब्रह्मांड को हमें यूनिवर्स के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा जानना ज़रूरी है, और इसके जो थ्योरी है, किस सिद्धांत पे आया है, तारे किसे कहा जाता है, उपग्रह कौन होता है, क्या होता है, ठीक है? मेटेओर क्या होता है, मेटेरॉइड्स क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा जानकारी भी है, और ये आज लंबी क्लास भी है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जो आपका है, आपका किन एग्ज़ामों में सबसे बेनिफिट रहेगा। आपका जो 72वीं बीपीएससी आने वाले हैं, 14वीं जेपीएससी का प्रीलिम्स आप 8 मार्च को देने वाले हैं, ठीक है? आपका बीपीएससी एडीओ का अप्रैल में आप पेपर देने वाले, यूपी पीसीएस जो आपका आरओ एआरओ देने वाले हैं, आपका बिहार एसएससी हो गया, सचिवालय हो गया, झारखंड सचिवालय हो गया, यूपी सचिवालय हो गया, तो आप यूपीएससी का आप बेसिक हो गया, ये आप यहाँ से कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक बार थोड़ा, मतलब ये है कि 1000 जो हमारे सब्सक्राइबर जो पहले होंगे ना, उनके लिए, जो हमारे पहले सब्सक्राइबर 1000 रहेंगे, जो अभी यूट्यूब चैनल पे, उनके लिए हम लोग 4 कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। क्या है? पहला जो है फाउंडेशन कोर्स जो आएगा आपका 14वीं जेपीएससी का, जो 14वीं जेपीएससी का आपका मेंस आएगा। अगर आपका प्री का डेट बढ़ाता है तो प्लस इसमें प्री कर दिया जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है आपका आएगा, आपका कोर्स आएगा 72वीं बीपीएससी का आएगा, ठीक है? 72वीं बीपीएससी का ये आपका प्री प्लस मेंस आएगा, ठीक है? प्री प्लस आपका मेंस आएगा। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। और क्या आएगा? थर्ड में आपका आएगा यूपीएससी, यूपीएससी सीएसई, ठीक है? सीएसई ये आपका 2027 से 28 वाले बैच का आएगा, ठीक है? 27-28 का आएगा। और फोर्थ जो आपका कोर्स रहेगा, ये आपका डिमांड रहेगा। ये आप लोगों पे डिमांड रहेगा, जो भी 1000 बच्चे जो रहेंगे या उससे ऊपर जो रहेंगे बच्चे, उनका डिमांड पे, ये जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा, उनका ये मांग पे मैं कोर्स लाऊंगा। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इन चारों कोर्स में जो वैप्स एकेडमी के जो आपका सब्सक्राइबर बनेंगे पहले 1000, उनको इन चारों कोर्स में रियायत दिया जाएगा, यानी वैप्स एकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये बात आप ये ध्यान रख दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना कुछ देर किए हुए। और हमारा एक ये और चीज़ है कि आपका जो चैनल जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा ना, जो भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं, और तो प्लीज़ आप लोग और जो सब्सक्राइब करने वाले हैं, जो भी नए लर्नर हैं या पुराने हैं, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या है आपका लिंक दिया रहता है। ओके, तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, जो हमारे 1000 बच्चे हैं उनको मतलब उनकी जो मांग रहेगा, या उनको फाउंडेशन कोर्स में जो गिफ्ट दिया जाएगा, वो आसानी से हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे, और आपको आपके तक पहुँच जाएगा, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पहला जो हमारा मुद्दा है, अब हम लोग मुद्दे पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है? यूनिवर्स किसे कहते हैं? पहले ये समझते हैं कि यूनिवर्स कहते किसे? तो ब्रह्मांड वह विशाल विस्तार है, ठीक है? देखिए, ये विशाल विस्तार है। एक छोटा-सा हो गया, ये विशाल विस्तार हो गया इसके अकॉर्डिंग, जिसमें सभी आकाश गंगाएँ, ठीक है? सभी आकाश गंगाएँ मान लेते हैं इसको, ठीक है? ओके, तारे, ठीक है? तारे मान लिए, ठीक है? तारे मान लिए, ओके? उपग्रह मान लिए, उपग्रह, धूल, गैस, ओके? तो ये सब क्या है, आदि जो शामिल होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी सिंपल भाषा में आप समझिए, ब्रह्मांड वह विशाल विस्तार है जिसमें सभी आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल, गैस आदि शामिल होते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग का सिद्धांत पे आधारित है, तो मैं ये सिद्धांत भी आपको बताऊंगा। ओके, और लगभग कब हुआ था ये इसका ब्रह्मांड का जन्म? तो 13.8 अरब वर्ष पहले, यानी 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ये एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से अचानक विस्तार हुआ इसका, ठीक है?
ये गर्म अवस्था था और गर्म था और घनी अवस्था था, ठीक है, डेंस अवस्था था, ठीक है। इससे अचानक इसका विस्तार हुआ। ओके, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, ये बात पे आप ध्यान दीजिएगा। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, जिस तरीके से हमारा हिमालय का विस्तार हो रहा है उसी तरीके से अभी तक हमारा ब्रह्मांड भी फैल रहा है। ओके, प्रमुख तथ्य क्या है, देखते हैं। मेन फैक्ट ये इसमें, तो ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। सोच लीजिए, ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं। सोचिए, करोड़ों तारे हैं, मतलब क्या है, एक तरह से ये रीजनिंग बन गया कि ये आपका ब्रह्मांड हो गया, ठीक है, और ये आपका आकाशगंगा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तारा हो गया, और तारा में फिर ग्रह हो गया। सोचिए, तो इस तरीके से आपका मतलब रीजनिंग टाइप में बन सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, और सूर्य समझिए कि एक तारा है, और देख सोचिए कि एक सूर्य जब एक तारा है और करोड़ों तारे पर एक एक आकाशगंगा में रहता है, तो सोचिए कि क्या ब्रह्मांड का है, ठीक है, स्थिति। हम लोग तो मतलब हम लोग कीड़े मकोड़ों के कीड़े समझते हैं, और हम तो कीड़े से भी मकोड़े भले, मतलब देखा जाए तो, ठीक है। तो आसान नहीं समझिए कि दिखता है पर आकाश वही है आकाश, नहीं। आकाश जो है ना आपका, ब्रह्मांड हमारे जैसे जैसे बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, हमारे जैसे जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो और भी अच्छे हैं, और जो बाद में पढ़ रहे हैं वो, मतलब जो दोबारा पढ़ रहे हैं या तिबारा पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मतलब एक तरह से ये आपका क्रीम है, ठीक है। इनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। क्या है गैलेक्सी, आकाश गंगा है, क्या होता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। हमारी जो आकाश गंगा है उनका नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है। तो पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग हो सकता है तो नोट डाउन करते जाइएगा। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। अरब, ऐसा नहीं 400 तारा नहीं, सिर्फ 100 से 400 अरब अरब तारा है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखें। हमारा सौर मंडल इसी में स्थित है, जो हमारा सौर मंडल है ना वो इसी में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, सौर मंडल मतलब होता है सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी पिंडों का समूह सौर मंडल कहलाता है। मान लिया जाए कि ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, ये सौर मंडल कहलाएगा, ठीक है। जो चारों तरफ घूम रहा है इसी को आपका सौर मंडल कहलाएगा, सोलर सिस्टम कहलाएगा। प्रमुख घटक जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य का ग्रह 8 ग्रह हैं, ठीक है। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, यानी क्षुद्र ग्रह में एस्ट्रॉयड हैं, धूमकेतु में कॉमेट है, उल्का पिंड में ट्रॉयड्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इनकी प्रमुख घटक हैं सौर मंडल का, ठीक है। सूर्य, सूर्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सौर मंडल का केंद्र, मतलब ये केंद्र है, बाकी ये चारों तरफ जो है आपका क्या है, ये ग्रह है, ठीक है। एक गैसीय तारा है, ये भी आप याद रखिएगा कि एक गैसीय तारा है, जो किससे मिला हुआ है, तो ये सन जो है आपका किससे मिलकर बना हुआ है, ये आपका मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन प्लस आपका हीलियम से, हीलियम से। तो ये भी आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना हुआ है। और कुल द्रव्यमान का 99.86% सूर्य में है। कुल द्रव्यमान का जो है 99.86% सूर्य में है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन द्वारा लिया जाता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजन होता है यहाँ पे। और आज के डेट में न्यूक्लियर फिजन से ही हमारा ऊर्जा प्राप्त करने का ऐसा सोचा जा रहा है। इसलिए चाइना जो है आपका कहीं ना कहीं कृत्रिम सूर्य भी बनाया है, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिंक कीजिएगा करंट से। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह तो आपका 8 ग्रह है, ठीक है। ग्रहों का नाम देखते हैं। आपका पहला देखिए ग्रह जो है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा आपका, तो ये आपका बुध है, मरकरी है आपका, ओके, शुक्र है, वेनस, पृथ्वी अर्थ, ठीक है, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, ओके, शनि स्टर्न, अरुण अरुण वरुण नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपका 8 ग्रह हैं, मतलब ग्रह हैं, ठीक है, प्लैनेट्स है। अब देखते हैं थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह, मतलब ये सूर्य से एक दो तीसरा, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। बीच में 2 ग्रह और हैं, बुध और शुक्र, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, बुध और शुक्र।
जीवन वाला एकमात्र ज्ञाता ग्रह है, मतलब ज्ञात ग्रह है कि इसी पे जीवन है। अभी मंगल पे भी खोजा जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ अर्थ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तो नेबुला सिद्धांत, ये भी आप याद रखिएगा। नेबुला सिद्धांत माना जाता है, जिसका प्रस्तावक कौन है, तो इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लैपलास, ठीक है। इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लैपलास, ठीक है। एक गैसीय बादल से सूर्य और ग्रह बने हैं, ठीक है। एक गैसीय बादल से, मतलब नेबुला से सूर्य और ग्रह बने हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, तो आधुनिक दृष्टिकोण हम लोग देखते हैं तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल बना हुआ है, ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण से ये बनाता है। ऐसे आपका जो है मतलब आधुनिक दृष्टिकोण है, धूल और गैस के कण मिलकर ग्रह बने हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, धूल और गैस के कण मिलकर ही ग्रह बनाए हैं, ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण। उपग्रह, तो प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी का है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अन्य पिंड जैसे देख लेते हैं, तो अन्य पिंड में कौन कौन आता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो क्षुद्र ग्रह आता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह में यानी एस्टेरॉइड, तो ये क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के छोटे पथरीले पिंड है, ठीक है। कैसा पिंड है, ये पथरीला पिंड है, ठीक है। जो क्या है, सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी ये सन है, ठीक है। और ये पथरीला पिंड है जो इसका परिक्रमा करेगा, ठीक है। ये परिक्रमा करेगा, ओके। ये ग्रहों की तरह बड़े नहीं होते, ये ग्रहों की तरह क्या है, एकदम छोटा है, ठीक है। ग्रहों जैसे ग्रह है ना, ये छोटा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये एस्ट्रॉइड है, लेकिन उल्का पिंड से बड़ा होता है, यानी ग्रह से छोटा हुआ, प्लैनेट से आपका छोटा हुआ, ठीक है। प्लैनेट से छोटा हुआ, ठीक है। लेकिन आपका उल्का पिंड जो है मेट्रॉइड से आपका बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके। अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ऐसे पट्टी बना हुआ है, इस पट्टी में पाया जाता है। ये पट्टी जो है किसके किसके बीच है, तो इधर आपका मार्स है यानी मंगल है, और इधर आपका जुपिटर है यानी आपका बृहस्पति है, तो ये बात याद रखिएगा। और इसी पट्टी में क्या पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो माना जाता है ना, माना जाता है इसका जो क्षुद्र ग्रह है कि सौर मंडल के निर्माण के समय के अवशेष, जब निर्माण हो रहा था 4.6 अरब वर्ष पहले, तो क्या हुआ था आधुनिक दृष्टिकोण से, तो इसका क्या हुआ कि कुछ अवशेष जो हैं ये ग्रह बनने की प्रक्रिया में जुड़ नहीं पाए। कुछ अवशेष था जो ग्रह बनने की प्रक्रिया में जुड़ नहीं पाया, और बृहस्पति के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल, इधर जो मार्स है और इधर जुपिटर है, ओके। ये जुपिटर है, तो इसका जो प्रबल जो गुरुत्वाकर्षण है ना, आपका ग्रेविटेशन ने इन्हें ग्रह बनने से रोक दिया। ये इधर से खींच लिया इसको, ठीक है, खींच रहा होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण मतलब अपने ओर खींच रहा होगा, तो इसलिए ये रुक गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं क्षुद्र ग्रह के, तो ये भी आप जान लीजिए। आकार इनका कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक होता है, तो ये बात याद रखिएगा। आकार अनियमित होता है, इरेगुलर शेप में होता है, कोई इसका आकार नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। इसमें वायुमंडल नहीं होता, इसमें जो मेट्रॉइड्स में वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है, ठीक है जी, आपका ना के बराबर होता है। और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता है, यानी ये आपका सन यहाँ है आपका, तो ये दीर्घ वृत्ताकार में घूम रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये घूमता है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला जो टाइप है सी टाइप, जिसको बोला जाता है कार्बोनेसियस टाइप, ठीक है, ओके। तो इस ये कार्बोनेसियस जो आपका टाइप बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, तो क्योंकि ये कार्बन से भरपूर रहता है, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सबसे अधिक पाया जाता है इसमें कार्बन, इसीलिए इसको सी टाइप या कार्बोनेसियस आपका एस्टेरॉइड बोला जाता है। दूसरा क्या है आपका कि एस टाइप यानी सिलिकेसियस, इसमें क्या होगा, सिलिकेट और धातुओं से बने होते हैं, ठीक है। ये जो मेट्रॉइड होते हैं सिलिकेट और मेट्रॉइड और एस्टेरॉइड सिलिकेट और धातुओं से बना होता है। थर्ड क्या है, एम टाइप यानी मेटालिक, यानी लोहे और निकल से बने वाले एस्टेरॉइड को क्या बोला जाता है, आपका एम टाइप होते हैं। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, सी टाइप, ओके, एस टाइप, एम टाइप। सी टाइप मतलब कार्बोनेशियस,
आपका एस टाइप में सिलिकेसियस और एम टाइप में मेटालिक। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा धूमकेतु। तो धूमकेतु क्या किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग धूमकेतु के बारे में जानते हैं। देखिए, धूमकेतु धूमकेतु बर्फ, जैसे बर्फ हो गया, ठीक है, धूल हो गया, गैस हो गया, चट्टानी पदार्थ हो गया, इनसे जो बने खगोलीय पिंड है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, धूमकेतु बर्फ, धूल, गैस और चट्टानी पदार्थों से बने खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब ये क्या है, धूल गैस से बन गया ये, ठीक है, और यहाँ पे आपका सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है। ओके, तो ये परिक्रमा कर रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है आपका, इन्हें अक्सर क्या बोलते हैं, गंदे हिमगोल, मतलब डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है, यानी धूमकेतु कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। जो बर्फ, धूल, गैस और चट्टानी पदार्थों से बने खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इन्हें अक्सर गंदे हिमगोले या डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में इस तरीके से बर्ड से फंसा दिया जा सकता है। ठीक है, आपको संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ कॉमेट, ठीक है, यानी आपको वो जो ये इसको बोला जाता है, आपका धूमकेतु को कॉमेट्स बोला जाता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक धूमकेतु मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन भाग से मिलकर बना होता है भैया, तो इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी इसमें नाभिक हुआ। ठीक है, नाभिक हुआ। ओके, न्यूक्लियस जो आपका ठोस भाग होता है, ये कैसा होता है, सॉलिड हो गया। जो क्या है आपका सॉलिड हो गया, यानी आपका बर्फ, यानी पानी, अमोनिया, मीथेन प्लस धूल। कैसे बनता है आपका बर्फ, बर्फ प्लस आपका क्या हुआ, धूल से बना होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और बर्फ में पानी, अमोनिया, मीथेन मिला रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, कोमा। कोमा, ठीक है, कोमा क्या होता है, तो सूर्य के पास आने पर गैस और धूल का बादल। ठीक है, जैसे सूर्य के नजदीक जब आया ना ये, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका गैस और धूल का बादल, ये बन गया है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर क्या करने लगता है, चारों ओर बनता है। ठीक है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर गैस और धूल का बादल बनने लगता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, उसी को कोमा कहा जाता है। पूंछ यानी टेल, ठीक है, तो सूर्य की किरणों और सौर वायु से बनती है। ये क्या बनती है, सूर्य की जो किरण जाती है ना, ये ऐसे इससे, और सौर वायु जो मिलके बनाती है, इसको पूंछ को बनाती है। ठीक है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। मान लिया जाए कि सूर्य अगर ये वेस्ट है तो ये आपका ईस्ट में बनेगा। ये बात आप याद रखिएगा। ये अगर वेस्ट साइड में तो ये ईस्ट में बनेगा आपका टेल। ठीक है, इसकी पूंछ, मतलब ये कैसे होगा ना, देखिए आप, एक मिनट, ये सन है, ठीक है, ये सन है, सन है, ठीक है, तो इसकी जो पूंछ है ना ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और ये आपका सन हो गया। ठीक है, और ये इसका टेल हो गया। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बना। उत्पत्ति और स्थान क्या है, तो ये आप याद कीजिए आपका कॉमेट का। तो उत्पत्ति और स्थान, धूमकेतु जो है सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से आता है। ठीक है, ये सौर मंडल के क्षेत्र में नहीं रहता है। ठीक है, जो काइपर बेल्ट होता है, यहाँ पे काइपर बेल्ट जो हो गया, इसके नेपच्यून के पार स्थित होता है। ठीक है, ये नेपच्यून के पार स्थित हुआ। छोटी अवधि यानी शॉर्ट पीरियड वाले धूमकेतु होते हैं। ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा बादल यानी बहुत दूर स्थित गोलाकार क्षेत्र होता है। ठीक है, गोलाकार क्षेत्र होगा। और लंबी अवधि वाले धूमकेतु होते हैं। जैसे आपका जो नेपच्यून के पार स्थित होता है ना, छोटी अवधि का, और जो ऊर्जा बादल होता है ये आपका लंबी अवधि का होता है। धूमकेतुओं के प्रकार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कॉमेट। तो देखिए, पहला शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, यानी अवधि इसका रहता है, समय काल आपका 200 वर्ष से आपका कम रहता है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट पीरियड कहलाया। और स्रोत कहाँ है, तो काइपर बेल्ट में। ठीक है, काइपर बेल्ट में। ओके, और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स जो अवधि हजारों लाखों वर्ष का होता है। ऊर्जा मतलब स्रोत जो है ऊर्ट बादल। ठीक है, ऊर्ट, ऊर्जा मैं बोल दिया था आपका, ऊर्ट, ऊर्ट, OORT, ये आप, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऊर्ट जो बादल है आपका, ये वो स्रोत होता है। ठीक है, अब जो है आपका प्रसिद्ध धूमकेतु कौन कौन है, फेमस कॉमेट, तो हैली धूमकेतु, ये भी आप याद रखिएगा, हर 76 वर्ष में दिखाई देता है हैली धूमकेतु। आखिरी बार 1986 में दिखाया गया था। अब ये अगली बार जो 2061 में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 2061 में दिखाई देगा।
विशेषताएं क्या होता है, तो विशेषताएं देखिए, ये अत्यधिक दीर्घ वृत्तीय कक्षा होता है, ठीक है। हाईली जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, सूर्य के पास आने पर ये चमक और बढ़ती है। पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है, ठीक है, पूंछ इसकी लाखों किलोमीटर लंबी होती है। दो प्रकार की पूंछ होती है, एक आयन पूंछ होती है, आयन टेल होती है, एक धूल पूंछ होती है, डस्ट टेल होती है। ये भी आप याद रखिएगा। क्या बढ़ रहा है, सूर्य के पास क्या होता है, तो देखिए ताप बढ़ने से बर्फ गैस में बदलती है। ताप बढ़ने से क्या होता है, बर्फ गैस में बदल जाएगी, ऐसा यानी सब्लिमेशन हो गया। गैस और धूल बाहर निकलते हैं, कोमा और पूछ बनाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। क्या है महत्व इसका, तो महत्व देखते हैं थोड़ा सा। तो महत्व है कि सौर मंडल की प्रारंभिक अवस्था की जानकारी देती है। क्या है, जब सौर मंडल जब बनता है उसकी प्रारंभिक अवस्था की जानकारी देता है। पानी और जैविक अणुओं के स्रोत हो सकते हैं, ऐसा ये जानकारी देता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संभावित ये संबंध बताता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसको खतरे किससे यानी हजार्डस, तो पृथ्वी से टकराने की संभावना कम लेकिन संभव है, ये बात आप याद रखिएगा। बड़े टकराव से जलवायु परिवर्तन हो सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है आपका कॉमेट के बाद है मेट्रॉइड्स, ठीक है। तो मेट्रॉइड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, अक्सर न्यूज में बना रहता है ये सब, ठीक है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। उल्का पिंड मेट्रॉइड, ठीक है, उल्का पिंड यानी मेट्रॉइड। उल्का पिंड सौर मंडल में पाए जाने वाले छोटे ठोस पिंड है, ठीक है, छोटे ठोस पिंड है जो चट्टान या धातुओं से बना था। ये आमतौर पर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल आप जान लीजिए कि जो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड और कॉमेट से ये छोटा हुआ है, यानी उसका टुकड़ा होता है, उसी के टुकड़े से ये बना होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और संबंधित शब्द जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है क्या है, इस टॉपिक में मतलब जो है 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन 3 शब्द है जो महत्वपूर्ण है भाई। तो पहला जो है उल्का पिंड यानी मेट्रॉइड, ठीक है, अंतरिक्ष में मौजूद छोटा ठोस पिंड, ठीक है, ये मेट्रॉइड कहलाया। दूसरा है उल्का यानी मेटोर, जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अंतरिक्ष में मौजूद छोटा ठोस, ये मान लिया अंतरिक्ष में है, और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो ये यहाँ है, और अगर ये आपका जो है उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में अगर प्रवेश करता है, ये मान लिया प्रवेश यहाँ कर गया, तो इससे क्या होगा, तारा टूटेगा, ठीक है, स्टार टूटा। तो इसी को क्या कहा जाता है आपका, टूटता, इसे टूटता तारा कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रवेश करता है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, टूटता तारा, समझे। जैसे मान लिया ये अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में ये सर उल्का पिंड रहा, ठीक है, और ये आपका पृथ्वी हो गया। इसमें जब ये एंट्री करेगा वायुमंडल, इसके वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, तो ये क्या कहला जाएगा आपका, मेटोर कहला जाएगा, ठीक है, यानी छोटा हो जाएगा ये। तो ये भी आप याद रखिएगा, जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलता है, तो इसे, और ये जलने लगता है, ठीक है, घर्षण से, इसके कारण, घर्षण से, गैसों के कारण, तो ये टूटता हुआ तारा कहा जाता है, ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे। और थर्ड क्या होता है आपका, उल्कापात यानी उल्का पिंड मेट्रोइड, जो भाग जलने के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं। मान लिया जल रहा है, तो ये अब मान लिया पृथ्वी की सतह तक पहुंचा, तो इसको क्या बोला जाएगा आपका, जो भाग जलने के बाद पृथ्वी की तक सतह तक पहुंचता है, उसी को बोला जाता है मेट्रोइड। तो सिंपल समझ लीजिए कि मेट्रोर आपका ये हुआ, तो मेट्रोइड आपका ये हुआ, मेट्रोइड अगर ये हुआ, तो मेट्योर आपका ये हो गया, और आपका मेट्रॉइड जो हो गया ये हो गया। ये बात आप याद रखिएगा, मेट्रॉइड जो सबसे बड़ा, और आपका मेट्रोर जो हो गया आपका सेकंड पे आ गया मतलब, और सबसे छोटा हो गया मेट्रॉइड। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। मेट्रॉइड आपका अंतरिक्ष में पाया जाता है, मेट्रोर आपका वायु में पाया जाता है पृथ्वी के, और ये पृथ्वी के सतह पर आपको जो गिरता है, पहुंचता है, मेट्रॉइड पहुंचता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके। अगले जो है क्या बोल रहा है कि इसका उत्पत्ति कैसा होता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। मुख्य स्रोत जो है क्षुद्र ग्रह के टुकड़े, धूमकेतुओं के अवशेष, कभी कभी ग्रहों या उपग्रहों से भी टुकड़े निकलते हैं, तो उन्हीं से ये इनका निर्माण होता है, ठीक है। विशेषताएं क्या होता है, तो आकार धूल कण से लेकर बड़े पत्थर तक, ठीक है। आकार कैसा हुआ है, धूल कण से लेकर बड़े पत्थर तक, मान लें यहाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है।
और ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो किसी भी रूम पे ये रह सकता है। गति क्या है, बहुत तेज, 11 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 11 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ सॉरी, प्रति किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में आपका 11 से 72 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। वायुमंडल में घर्षण से जलते हैं, चमकीली रेखा बनाती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपका, उल्का वर्ष, ठीक है। उल्का वर्ष यानी मेटोर शॉवर किसको बोला जाता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जब बहुत सारे उल्का पिंड एक साथ, ठीक है, जैसे बहुत सारे जो उल्का पिंड है मेटोर, ठीक है, वो क्या है आपका मेट्रॉयड, ये आपका बहुत सारा हो गया, ठीक है। एक साथ पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश कर जाए, ठीक है, प्रवेश कर, तो इससे हल्का आप वर्ष, इससे उल्का वर्ष कहते हैं। जो मतलब एक साथ बहुत सारे अगर मिल गए ना, प्रवेश कर जाते हैं, तो इसको उल्का वर्ष कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए पर्सिड उल्का वर्ष, जेमिनिडी उल्का वर्ष, ये सब क्या है, उल्का वर्ष हुआ है। तो इन लोगों का नाम दिया गया है पर्सिड उल्का वर्ष और जेमिनिड उल्का वर्ष। ओके, संरचना और कंपोजिशन क्या है, तो उल्का पिंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उल्का पिंड 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टोनी, पथरीले, ठीक है, जो सिलिकेट खनिज के बने होते हैं। सबसे अधिक पाए जाते हैं कौन, आपका स्टोनी उल्का पिंड, ठीक है, जो सिलिकेट से बना होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि आयरन, ठीक है, आयरन यानी धात्विक, लोहा और निकेल से बना होता है। ओके, थर्ड क्या है आपका स्टोनी आयरन यानी मिश्रित पत्थर और धातु से बना होता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। महत्व इसका क्या है, तो महत्व हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो सौर मंडल की उत्पत्ति का अध्ययन में इसको महत्व है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने में जरूरी है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग है। चुनाव खतरे क्या है हो सकते हैं, तो बड़के उल्के पिंड पृथ्वी से टकराकर विनाश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चेलियाबिंसक जो है, चेलियाबिंसक उल्का घटना जो है, कहीं ना कहीं ये इस चीज को, चुनौती को दर्शाता है, ठीक है। अब हमारे लिए एक और थ्योरी था, आपको बिग बैंग थ्योरी मैं बोला था समझाने के लिए। देखिए बिग बैंग थ्योरी आपको मैं इसका थ्योरी तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐसे। देखिए क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट आप देखिएगा। क्या है ना कि मान लिया जाए आपका एक गुब्बारा लिया, ठीक है, एक गुब्बारा लिया, ठीक, ओके, ये गुब्बारा लिया। अब इसमें हवा भरा, ठीक है, इसमें हवा भरा, और यहाँ पे एक छोटा सा मैं इसमें बिंदु डाला, ठीक है, बिंदु डाल दिया, यहाँ पे बिंदु डाला, ठीक है। अब जैसे ही ये फूलेगा गुब्बारा, मान लिया फूल के ये बड़ा हुआ गुब्बारा, ठीक है, ठीक है, तो ये बिंदु भी तो अलग अलग फैलेगा, इतना दूर पर फैला, ठीक है। इससे मैं बड़ा अगर बोलूंगा, ठीक है, इससे मैं बड़ा अगर बनाऊंगा, तो ये और भी फैलेगा, ठीक है, यहाँ फैल जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये बिंदु फैल रहा है, यानी बिग बैंग का थ्योरी भी इसी पे आधारित है, ठीक है। ओके, ये आपको समझाने के लिए था। और अब चलिए आपका थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए जब थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सूक्ष्म, घनी और गर्म अवस्था से हुई और तब से यह लगातार फैल रहा है, ठीक है। तो ये मैं बताया था आपको कि अभी भी ये क्या है कि बिंदु दूर ही हो रहा है, या इसका मतलब क्या है कि लगातार फैल रहा है, ठीक है। उत्पत्ति और वैज्ञानिक आधार क्या है, तो इस सिद्धांत का प्रारंभिक विकास जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दिया था। तो ये याद रखने योग्य है, कौन दिया था इसका सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दिया था। बाद में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ब्रह्मांड किसने फैल रहा बताया, तो आपका एडविन हबल ने बताया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है बिग बैंग की प्रक्रिया, हम लोग देखते हैं। देखिए प्रारंभिक अवस्था यानी सिंगुलरिटी, अत्यधिक घनत्व, तापमान आपका लगभग आपका 10⁻32 केल्विन, ठीक है। समय और स्थान, स्पेस टाइम का अस्तित्व यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था ये ऐसा था, ठीक है। प्लांक एरा यानी समय 10⁻43 सेकंड तक। भौतिकी के नियम लागू नहीं होते हैं यहाँ पे, अभी भी ये रहस्य है, तो ये भी आप याद रखिएगा।
तीसरा जो है आपका क्या बोल रहा है, विस्तार और ठंडा होना, ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ ना कि अचानक इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ तो बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ के इतना ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, ठीक है। तो इस आकार मतलब ले लेता है। ठीक है, तापमान धीरे धीरे फिर कम होने लगा और कणों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये कणों का निर्माण हुआ, जैसे क्वार्क, क्वार्क हुआ, क्वार्क से आपका प्रोटॉन बना, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बने। ठीक है, बाद में क्या हुआ, आपका परमाणुओं का निर्माण हुआ और फिर क्या हुआ, आपका नाभिकीय संलयन हुआ, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सिंथेसिस हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बना और हीलियम बना। ठीक है, फंडामेंटल जो आपका पार्टिकल हैं उनका निर्माण से आपका हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हो गया। ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जब पढ़ाऊंगा और भी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कोशिश है सॉरी कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, साइंस एंड टेक जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे भी बिग बैंग थ्योरी आता है, मैं वहाँ पे भी बताऊंगा। वहाँ पे भी आपका सौरमंडल पढ़ना है। ठीक है, साइंस एंड टेक में भी। तो मैं आपको इतने नॉलेज दे रहा हूँ, जानकारी आप लोग लेते जाइए। हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हो जाता है, फिर यह प्रक्रिया बिग बैंग के कुछ मिनटों बाद हुई है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है बिग बैंग के कुछ बाद, प्रकाश क्या होगा, मुक्त होना। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होना, इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नाभिक मिलकर, ठीक है, क्या है, परमाणु का निर्माण कर देता है। ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ, इसी का प्रमाण है आपका कॉस्मिक आपका माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सातवां, आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस क्या हुआ, इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होने लगा, गैस इकट्ठा होके बहुत बड़ा आकाश गंगा बना है, यानी तारे और आकाश गंगाएं बनते गए। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। प्रमुख जो प्रमाण है आपका, ये क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार होना, जो हब्बल नियम के अनुसार है। दूर की आकाश गंगाएं तेजी से दूरी जा रही है। ठीक है, तो ये भी आप याद। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है, बिग बैंग की आफ्टर ग्लो। ठीक है, तो ये आप याद रखें। पूरे ब्रह्मांड में आपका क्या है, समान रूप से फैली है हल्के तत्वों की मात्रा, जैसे आपका हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात सिद्धांत से मेल खाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत की विशेषता है मेरिट वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित है। ब्रह्मांड की उम्र ये लगभग आपका बताया जाता है कि 13.8 अरब वर्ष बताता है। आकाश गंगाओं के वितरण को समझाता है और इसमें सीमाएं लिमिटेशन क्या है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिंगुलरिटी क्या है, ये स्पष्ट अभी तक नहीं है। बिग बैंग से पहले क्या था, ये अज्ञात है अभी भी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पूरा रहस्य अभी भी नहीं सुलझा है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ से जो है हमारा है, आपको मैंने थ्योरी आपका बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। आपको थ्योरी में क्या क्या मैं पढ़ाया, पहले तो आपका ब्रह्मांड यूनिवर्स किसे बोलते हैं वो समझाया, फिर सोलर सिस्टम क्या है, उसमें 8 ग्रह है ये बताया, उसमें उपग्रह है ये बताया, उसमें क्षुद्र ग्रह है ये बताया, आपका उसमें कॉमेट है, आपका वो धूमकेतु है, उल्का पिंड है। ठीक है, ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ। फिर बिग बैंग का थ्योरी बताया, कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या ये सिद्धांत है, तो मैं इसके बारे में आपको मतलब पूरे डिटेल में आपको थ्योरी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा आपका, ये स्टार्ट होगा आपका एमसीक्यू। तो प्लीज़ एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा वेब्स एकेडमी जो हमारा है, आपके लिए क्या ला रहा है, 4 फाउंडेशन कोर्स ला रहा है। ठीक है, 4 फाउंडेशन कोर्स ला रहा है आपका। ओके, तो पहला जो फाउंडेशन कोर्स है आपका जेपीएससी का मेंस ला रहा है। ठीक है, जेपीएससी का मेंस, अगर इसमें आपका प्री का टाइम बढ़ाता है तो प्री भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। दूसरा क्या है आपका कि 72वीं बीपीएससी का क्या है आपका क्या लाया जा रहा है, प्री प्लस मेंस। ठीक है, प्री प्लस मेंस का कोर्स लाया जा रहा है। थर्ड आपका क्या है, यूपीएससी सीएससी आपका 2027 28 का कोर्स लाया जा रहा है। फोर्थ है आपका क्या, ये क्या किया जाएगा, आपकी जो मांग रहेगा ना, वो आपके मांग पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा मांग रहेगा वो कोर्स। और इस चारों कोर्स में क्या है कि जो भी वेब्स एकेडमी को सब्सक्राइबर पहले आपके 1000 जो सब्सक्राइबर हुए ना, इन 4 जो है आपका कोर्स में उनको
बैफ्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, यानी रियायत दिया जाएगा। तो प्लीज़ जो भी आपके भाई बंधु, जो भी बहन हैं, भाई हैं, सहपाठी हैं, फैमिली हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, जिनको अभी तैयारी वो चाहते हैं करने के लिए, तो प्लीज़ आप ये चैनल को आप उनको बताइए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर जल्द ही हम लोग ऐप्स आपको लॉन्च करने वाले हैं और डिजिटल बोर्ड पे भी हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या रहता है, टेलीग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपका पता चलेगा कि हाँ, आपको कौन सा जो कोर्स में आप 1000 सब्सक्राइबर में शामिल थे या नहीं थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए। क्या है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बिग बैंग सिद्धांत के बारे में सही है, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि इन कथन जो दिया गया है आपका 4 कथन, उसमें से कौन सा सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, कौन सा सिद्धांत, यानी बिग बैंग सिद्धांत से, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड क्या स्थिर है? नहीं, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये अभी भी फैल रहा है, ठीक है, यानी फैल रहा है। ओके, तो पहला तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है हमारा सही है, ब्रह्मांड फैल रहा है। थर्ड हमारा क्या है कि ब्रह्मांड का एक निश्चित केंद्र है। क्या निश्चित केंद्र है? ब्रह्मांड का कोई कोई भी निश्चित केंद्र नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ब्रह्मांड का कोई भी निश्चित केंद्र नहीं है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, यानी थर्ड हमारा गलत हो गया। फोर्थ क्या कर रहा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यधिक घनी अवस्था से हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अत्यधिक घनी अवस्था यानी गर्म और जो इनका डेंसिटी था वो घनी थी, ये बात आप डेंस मतलब था अवस्था, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यानी एक और हमारा सॉरी 2 और 4 हमारा सही है, यानी इसमें हो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही हो जाएगा, यानी 2 और 4, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इसका जो ऑप्शन है क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा आपका 2 और 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, क्या प्रश्न कह रहा है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको थ्योरी में जो चीज़ नहीं करवा पाया, वो आपको एमसीक्यू से आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं आपके लिए ये देखिए क्या है, एमसीक्यू ही ये बैच मैं करके लाया हूँ, लेकिन जो भी मैं अभी तक पढ़ाया हूँ, पॉलिटी हो गया या इंडियन ज्योग्राफी हो गया या आपका हिस्ट्री जो अभी मेरा चल रहा है, ठीक है, ये आपका चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में देखिएगा कि सिर्फ़ आपका ऐसे लोग लाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं कि एमसीक्यू क्लास लाएँ। मेरा एमसीक्यू के साथ-साथ आपका क्या होता है कि उस टॉपिक के बारे में मैं नॉलेज देता हूँ, और जितना नॉलेज चाहिए वो मैं देता हूँ, और उसके बाद जो मैं एमसीक्यू लाता हूँ, उसका भी फुल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इससे क्या होता है कि ओवरऑल आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी से आप भी पढ़िएगा, तो उससे एक ये होता है कि आपको एक मतलब थोड़ा-सा क्या होता है, सिस्टमैटिक ढंग से आपको वो पढ़ाया जाता है। जब मैं भी पढ़ाऊँगा तो वैसे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन इसमें एमसीक्यू में होता है कि कहीं भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन आपका ओवरऑल आपको एक बार जो है आपकी नज़रों से पूरे टॉपिक गुज़र जाता है, ये मेरी गारंटी है। जो भी पढ़े होंगे या जो नए लर्नर होंगे, उनको तो और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह बिग बैंग का अवशेष विकिरण है, ठीक है, तो ये बात आपका सही है कि जो यह बिग बैंग का अवशेष जो बचा हुआ है, उसका ये आपका आफ्टर ग्लो जो मतलब बोला जाता है वो है, ठीक है, तो यानी विकिरण है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि यह केवल हमारी आकाश गंगा में पाई जाती है, नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है, यानी होल यूनिवर्स में पाया जाता है, तो इसलिए हमारा गलत है दूसरा। थर्ड आपका क्या है, थर्ड बोल रहा है कि यह पूरे ब्रह्मांड में एक समान रूप से फैला हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यानी 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में नेबुला सिद्धांत क्या बताता है। तो नेबुला सिद्धांत जो बताता है आपका, ये बताता है कि सौर मंडल गैस और धूल के बादल से बने हुए हैं, यानी गैस प्लस धूल है, ठीक है, गैस प्लस धूल है, ठीक है, तो इसी से बना हुआ है, और इसी से सूर्य और ग्रह भी बना हुआ है, तो ये भी बात याद रखिएगा, सूर्य और ग्रह गैस और धूल से ही बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका
कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी जैसा है, ठीक है। अर्थ लाइक कौन है भाई, तो ये आप याद रखिएगा मंगल ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मंगल को जो कहा जाता है ना, आपको मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, अर्थ का ट्विंस, माने अर्थ ट्विंस कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, माने मतलब आपका अर्थ ट्विंस कहलाया, ठीक है। तो अर्थ ट्विंस कहा जाता है, यानी जुड़वा कहा जाता है। कारण क्या है कि ऐसा कहना, तो इसका कहा जाए कारण है सतह इसकी हो गई, ठीक है। यहाँ की ऋतु हो गया, यानी ऋतु हो गया, ठीक है। ये आपका ऋतु हो गया, ठीक है, ऋतु हो गया। दिन की लंबाई हो गया, दिन की लंबाई हो गया, दिन की लंबाई हो गया। ये सारा है क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या है ना यहाँ पे, इसलिए मतलब पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए मैं आपको इतने डिटेल से मंगल के बारे में नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको मंगल ग्रह मिल गया तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित है, ठीक है। इधर हो गया आपका मार्स, ठीक है, इधर आपका हो गया जुपिटर, ठीक है, जुपिटर। और बीच में क्या है आपका एस्ट्रॉयड है। ये भी बात आप याद रखिएगा, एस्ट्रॉयड को मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, उसकी विशेषता ये वो जो सारी चीज, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं जानते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन धूमकेतु के बारे में सही है, तो पहला कथन देखते हैं हम लोग, क्या है, यह बर्फ और धूल से बना होता है। तो क्या ये बर्फ और धूल से बना होता है, बिल्कुल। इसीलिए तो इसको डर्टी आपका स्नो बॉल भी कहा जाता है, धूमकेतु को स्नो बॉल भी कहा जाता है, यानी डर्टी स्नो बॉल, यानी गंदी आपका हिमगते, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी पूंछ सूर्य की ओर होती है। पूंछ सूर्य की ओर कैसे होगी, पूंछ जो हमेशा होगा ना सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। अगर सूर्य इधर है तो विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा दूसरा जो कथन है गलत है। थर्ड कथन क्या बोल रहा है, इसकी कक्षा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक। मुझे तो लग रहा है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपकी जिस तरीके से मांग रहेगा मैं उस मांग को भी पूरा करूंगा। प्लीज आप लोग एक बार कमेंट तो किया कीजिए, आप अपनी मांग रखा कीजिए, और एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाया कीजिए। ओके, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, ठीक है, कौन सा क्रम सही है, तो ये आपका देखिए, पहला होता है क्या, मेट्रॉइड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेटोर, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे। और थर्ड में होता है मेट्रॉइड, यानी मैं आपको बताया भी था कि जो आपका मेट्रॉइड जो होगा बड़ा होगा, मेट्रोर आपका छोटा होगा, और उससे छोटा होगा आपका मेट्रॉइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले में क्या है, ओके। क्यों क्यों देखिए, मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, मेट्रॉइड जो है ना, मेट्रॉइड जो है आपका, मेट्रॉइड जो है आपका क्या है, ये आपका अंतरिक्ष में हो गया, ठीक है, ये अंतरिक्ष में हो गया। और ये आपका पृथ्वी होता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो मतलब वायुमंडल में क्या हो गया आपका, आपका कौन सा आ जाएगा, मेट्योर आएगा, मेट्योर आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज मतलब ये ऐसे आया, और ये मेट्योर जो है, ये जब पृथ्वी पर पहुंच जाता है, यहाँ पे आ जाएगा अर्थ पे, तो ये क्या कहलाएगा, मेट्रोइड, ठीक है, मेट्रॉइड, ठीक है, मेट्रोइड, ठीक है, मेट्योराइट, ठीक है, मेट्रॉइड, ठीक है। तो ये आप बात आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सूर्य के बारे में सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है आपका, कि सूर्य एक ठोस पिंड है, नहीं ठोस पिंड नहीं है, ये गैसीय तारा है, ठीक है, गैसीय तारा है। ओके, ये गैसियस स्टार है, ठीक है, गैसियस आपका स्टार है, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो इसलिए हमारा पहला कथन ही गलत हो गया। और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, बिल्कुल, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बिल्कुल सही है दूसरा। और सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का अधिकांश भाग रखता है, बिल्कुल 99.86% मास इसका रखता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, सही है। तो यानी एक, केवल 2 और 3, ये इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह है, बौना ग्रह, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सिरिस, ठीक है, सिरिस, ठीक है। ड्वार्फ जो प्लैनेट है वो कौन सा है आपका, सिरिस है। मंगल आपका बौना ग्रह नहीं है, न शुक्र है न पृथ्वी है, ठीक है, बौना ग्रह यहाँ पे सिरिस है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन कर रहा है कि पृथ्वी सूर्य से
तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही है। पहला आपका बुध हो गया, फिर आपका शुक्र हो गया, फिर आपका पृथ्वी हो गया, फिर आपका मंगल हो गया, उसके बाद आपका ये आपका बेल्ट आता है, एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, फिर उसके बाद बृहस्पति हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, शनि हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इस तरीके से चलता है। तो तीसरा जो ग्रह है आपका पृथ्वी है, बिल्कुल सही है पहला कथन। और दूसरा कथन बोल रहा है कि पृथ्वी एकमात्र ज्ञात जीवन वाला ग्रह है, तो ये भी बात सही है। और थर्ड जो हमारा है कि आपका कि पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह है आपका, प्राकृतिक उपग्रह है, वो कौन सा है आपका, चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, 1 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन मेरा 1 और 2 दोनों सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन हबल का नियम के बारे में सही बताता है। ठीक है, सही बता रहा है। तो पहला कथन जो देखते हैं कि सभी आकाश गंगाएं पृथ्वी की ओर आ रही है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी की ओर नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है कि दूर की आकाश गंगाएं अधिक वेग से दूरी जा रही है, तो ये सही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक ठीक है, यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया था। ठीक है, मतलब ये इसमें पूरे तरीके से उल्टा, इसमें सीधा लिखा गया है दूसरा में, तो इसलिए हमारा दूसरा सही है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ब्रह्मांड स्थिर है, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है भाई, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी केवल 2 कथन सही है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, अभी भी फैल रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, सॉरी उपग्रह बोल दिया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये कौन हो जाएगा अभी आपका, तो ये आपका कौन हो जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है, रेड प्लैनेट किसको लाल ग्रह कहा जाता है, किसको लाल ग्रह कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ना आपका, मंगल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कारण इसके पीछे, मंगल ग्रह करने के पीछे, तो इसमें क्या है ना कि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड जो है आपको पाया जाता है यहाँ, इसीलिए इसका रंग जो है आपका लाल रंग दिखाई देता है, कि इसकी सतह जो है, सतह पर आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो इसलिए ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है आपका, अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन देख लेते हैं, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, क्या शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ऐसा आपका मानते हैं, तो जी जी जरूर, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। बुध सबसे ठंडा ग्रह है, ऐसा नहीं है, ठंडा ग्रह जो है आपका नेपच्यून है। ठीक है, नेपच्यून या यूरेनस है। ठीक है, यूरेनस है जो मैं आपको बताया था। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा गलत है, शुक्र का घना वायुमंडल है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यानी 1 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षुद्र ग्रह के बारे में सही है, तो कौन सा कथन सही है क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड के बारे में। देखिए, ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, बिल्कुल। ये मार्स और आपका एस्ट्रॉइड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ये ग्रहों के अवशेष हैं, ये ग्रहों का, बिल्कुल। जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था, तो क्या था कि इसकी जो कुछ अवशेष जो था आपका मतलब इनका बृहस्पति जो जुपिटर था, वो अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी अपनी ओर खींच रहा था, जिसके कारण ये कमजोर हुआ और ये ग्रह में बदल नहीं पाया। तो ये भी बात सही है कि ये मंगल और ये ग्रह का अवशेष है, तो ये भी बात सही है, दूसरा भी। और तीसरा बोल रहा है कि ये केवल गैस से बने होते हैं, तो नहीं, एस्ट्रॉयड केवल केवल सिर्फ गैस से नहीं बने होते हैं, मेटल से भी बने होते हैं और ठोस मतलब रॉक से भी बने होते हैं, मेटल और रॉक से, तो यानी थर्ड हमारा ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2। तो कितना अच्छा से मैं आपको आपके लिए ये एमसीक्यू में सारा मतलब जो आपका स्टेटमेंट है, ऑप्शंस हैं, उनको मैं पूरे डिटेल से एनालाइज करके आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में कितना आपको क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आता है। ठीक है, आपको ओवरऑल मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो भी प्री का
कि जो भी प्री है, पीसीएस का जो भी प्री है, इन सब से निकल जाएगा आपको। मोस्टली आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं ये जब ज्योग्राफी में करवा दूंगा तो लगभग आपका 29 मार्क्स का तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री जैसे ही मेरा पूरे कंप्लीट होगा तो 45 मार्क्स का हो जाएगा। फिर साइंस का ले लूँगा तो आपका 65 का हो जाएगा, ठीक है। साइंस प्लस आपका जो टेक का, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि आपको 65 क्वेश्चंस मैं तो आपको ऐसे ही करवा दूंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जब मैं आपको अगर ले लूँगा तो 75 मार्क्स आपका है, मतलब गारंटी है 75 मार्क्स। मैं आपको दिखाऊंगा जब आपका क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो यहाँ से आपको मैं बताया था, यहाँ से ही आया है क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, क्या बता कह रहा है कि धूमकेतु जो है आपका कि पूंछ किस कारण बनती है। यहाँ पे बोल रहा है जो आपका धूमकेतु कॉमेट जो होता है, कॉमेट, उसकी पूंछ क्यों बनती है, किस कारण से बनती है। तो इसमें बनती है ना आपका क्यों, ये आपका बन जाता है सौर्य का वायु जो होता है, जो सौर वायु होता है और विकिरण होता है, इसके कारण ये बनती है, ठीक है। जो पूंछ बनती है सूर्य की गर्मी और सोलर विंड के कारण, यानी आपकी जो सौर वायु और विकिरण के कारण बनती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ओके। और ये हमेशा जो है पूंछ जो होती है सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं। अगर सूर्य इस दिशा में है, वेस्ट में है, तो ये पूंछ जो बनाएगा ये आपका ईस्ट ईस्ट साइड बनाएगा। तो ये भी बात आप याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन इसी तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। अगले प्रश्न है, क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि उल्का वर्ष एक नियमित घटना है। उल्का वर्षा, हाँ सही बात है। उल्का वर्षा किसे बोलते हैं, तो जो अगर पृथ्वी अचानक ये अगर पृथ्वी के नजदीक बहुत सारे उल्काएं आ जाएं तो क्या बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, इसको इसको ही उल्का वर्ष कहा जाता है। तो ये वर्षा एक नियमित घटना है, ये आता ही आता है। तो ये आप सही बात है, पीरियोडिक है। तो पहला कथन हमारा सही हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर सकते हैं। तो ये भी सही है। मेट्रोइड जो है आपका मेटोराइट, ठीक है। मेटोराइट जो है आपका एक होता है मेट्रोइड, एक होता है मेटोराइट, ठीक है। मेटोराइट, मेटोरिट, ठीक है, मेटोराइट। तो ये भी सही है। सभी उल्काएं पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं, उल्काएं नहीं पहुंच सकता है आपका, सभी उल्काएं नहीं पहुंच सकता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अधिकांश तो क्या होते हैं ना कि जल जाते हैं, घर्षण जब भी वायु में आ गया तो घर्षण कारण बन जाता है, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं आपका द हिंदू में भी बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन आपको करवाया था। मे भी अगर जो मेरे साथ हमेशा बने रहे हैं, अगर जो भी स्टूडेंट, उनको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये थर्ड गलत है, क्या क्योंकि बहुत सारे अधिकांश जो हो जाते हैं जल जाते हैं, ठीक है, इस कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, भोर का तारा जिसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये किसको बोला जाएगा, शुक्र को बोला जाता है। शुक्र जो है सबसे आपका चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। कैसा होता है, चमकीला ग्रह होता है, यानी ब्राइटनेस जिसमें ज्यादा होता है, ठीक है, चमकदार होता है, ठीक है, ब्राइटनेस, ठीक है। ये चमकीली ग्रह हो गया, ठीक है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है हिंदी में, भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा। तो ये भी बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये हम लोग देखते हैं। तो पहला कथन बोल रहा है कि सूर्य एक तारा है, बिल्कुल, और ये गैसियस तारा है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है, सूर्य में नाभिकीय विखंडन होता है। आपका नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में बहुत अंतर है, जब आप ये याद रखिएगा। एक होता है नाभिकीय फ्यूजन, फ्यूजन जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है संलयन, ये होता है FUSION। और एक होता है फीजन, ठीक है, फीजन, ये होता है आपका विखंडन। ये परमाणु सिद्धांत काम करता है इस पे, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये भी सही है, यानी थर्ड जो है हमारा सही है, यानी सेकंड गलत हो गया। तो यानी केवल एक और तीन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, केवल एक और तीन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये हम लोग फिर से देखते हैं। पहला क्या कथन बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जाहिर सी बात है, ये सूर्य है हमारा, ठीक है, और पृथ्वी चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, तो ये सही हो गया। और दूसरा क्या है आपका कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, दूसरा भी सही है, क्योंकि चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। और थर्ड जो बोल रहा है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। सूर्य के ही चारों ओर ना सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो केंद्र में कौन आएगा? सन आएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन नेबुला सिद्धांत के संदर्भ में सही है। तो नेबुला सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि कौन सही है, तो हम लोग देखते हैं। पहला कथन क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे कि सौर मंडल का निर्माण गैस और धूल का के बादल से हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई, कि सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है गैस और धूल के बादल से ही हुआ है। और ग्रह सूर्य के टुकड़े हैं, नहीं, ग्रह सूर्य के टुकड़े नहीं है ये आपका पुराना ये हाइपोथेसिस इसको बोला जा सकता है, ठीक है ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है कि सौर मंडल का निर्माण एक घूर्णनशील नेबुला से हुआ है। जो सौर मंडल का जो है आपका घूर्णनशील नेबुला से हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही है। रोटेशन रोटेशन प्लस आपका कोलैप्स हुआ था, ठीक है, कोलैप्स हुआ था, तभी ये आपका बना था, सौर मंडल का निर्माण हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और तीन, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोल रहा है कि एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है पहला कथन कि यह किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने की न्यूनतम गति है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यह किसी ग्रह के, अगर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से अगर बाहर निकलना है तो एस्केप वेलोसिटी के जितना है उतने से अगर आप निकल जाते हैं तो ये आप ग्रह से बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपका 11.2 मीटर किलोमीटर आपका पर सेकंड अगर स्पीड से कोई चीज अगर पृथ्वी से बाहर फेंका जाए तो वो आपका बाहर चला जाता है, ठीक है, इतना किलोमीटर से, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या, सॉरी, अगला कथन क्या बोल रहा है? पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा कथन क्या बोल रहा है आपका कि छोटे ग्रहों की एस्केप वेलोसिटी अधिक होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। छोटा ग्रह कम ग्रेविटी होता है, ठीक है, तो कम ग्रेविटी होगा तो कम एस्केप वेलोसिटी होगा। अगर देखिए, डिपेंड अपॉन कितना आपका ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा रहा तो एस्केप वेलोसिटी भी आपका ज़्यादा रहेगा। अगर ग्रेविटी आपका कम रहा तो एस्केप वेलोसिटी भी आपका कम रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये आपका ग्रेविटी पे, तो इसलिए हमारा दूसरा जो है गलत हो गया। तीसरा क्या है बोल रहा है कथन कि वायुमंडल बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वायुमंडल अगर है तो इसी के कारण है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर ना रहने के कारण, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है, ग्रेविटी बहुत कम है, तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखे होंगे कि 1/6 हो जाता है आपका। ये सिद्धांत आप जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो बताइएगा कमेंट करके कि 1/6 जो मैं बताया हूँ क्या सिद्धांत है ये चंद्रमा पे जाने पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका कौन सा है? आपका एक और तीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह गैस जेंट है, ठीक है, गैस जेंट नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, अभी मैं है पूछ रहा था, ठीक है, तो आप गलत कर देते हैं। गैसियस जेंट नहीं है, तो ये कौन नहीं है? तो ये गैस जेंट जो आपका सी यानी मंगल, ठीक है, मंगल। मार्स जो है आपका कैसा है? ये आपका मतलब आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और गैसियस जो प्लैनेट है ना, वो आपका कौन है? आपका गैस जेंट जो है आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, ये सब क्या है ना, नेपच्यून हो गया, ये सब गैसियस है, ठीक है, जेंट है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसमें ना नहीं पूछा है, अगर हाँ पूछता तो ये तीनों होता, और यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से देता भी नहीं, ठीक है। तो रीजन रहता है, थोड़ा सा आप लोग एलिमिनेशन भी कीजिएगा तो बहुत सारे एग्जामों में आपको आसानी होगी, ठीक है।
चलते हैं, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन धूमकेतु के बारे में सही है। अब हम लोग धूमकेतु कॉमेट के बारे में फिर से आ रहा है, तो क्या है आपका पहला कथन जो है कह रहा है कि यह मुख्यतः काइपर बेल्ट और ऊट बादल से गिरते हैं, बादल से आते हैं, ठीक है। ऊट बादल नहीं ये रहते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि इसकी कक्षा जो होता है लगभग लगभग वृत्ताकार होता है, नहीं ये वृत्ताकार नहीं होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा थर्ड क्या है कि ये सौर मंडल के प्रारंभिक अवशेष माने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो गया हमारा, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति दिन और रात के कारण होता है, ठीक है। जैसे घूर्णन मतलब समझे कि ये अपने अक्ष पे ही घूम रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, घूर्णन गति बोला जाता है। और ये अगर मतलब इसके मतलब सूर्य के चारों ओर अगर घूम रहा है तो इसको परिक्रमा कहते हैं। और घूर्णन गति के कारण ही अगर सूर्य पृथ्वी घूर्णन करती अपने अक्ष पे घूमता है तो इसके कारण ही दिन और रात दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं के कारण बनता है, तो दूसरा भी सही है। ये बहुत क्वेश्चंस में आपको एग्जामों में ये क्वेश्चंस फंसाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की धुरी का झुकाव ऋतुओं को प्रभावित करता है, ठीक है। टिल्ट है हमारा 23.5 डिग्री आपका टिल्ट है। जैसे ये पृथ्वी जो है ना हमारा ऐसे है, ये टिल्ट है, ठीक है। ये आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ है। मैं जब ज्योग्राफी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी, ऐसे मैं स्टार्ट किया था आपको आपके लिए एनसीईआरटी, उसमें अभी मेरा जो है पृथ्वी का आंतरिक संरचना वगैरह सारा समाप्त हो गया। 10 क्लास में लिया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ज्वालामुखी वगैरह। ऐसे इसमें भी आपको पढ़ना है, लेकिन वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू लगाने में आपको बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारा 1 2 3 तीनों कथन हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टी दिशा घूमती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब सारा जो रोटेशन जो है कि उल्टी घूम रहा है। तो शुक्र जो है ना, शुक्र जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। ये आप याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। तो शुक्र ही ऐसा है जो उल्टा घूमता है। तो कितना अच्छा है, वेनस जो है आपका रोटेशन इसका जो है उल्टी दिशा में घूमता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आए हुए हैं, हल्के में मत लीजिएगा इसको कि क्वेश्चन छोटा है, सर लाए हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिला रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको सेट में मिला होगा, टेस्ट सीरीज में मिला होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन जो है हमारा कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन, बिल्कुल सही है भैया। और दूसरा क्या है, सूर्य ठोस पिंड है, नहीं ये गैसियस है, ये गैसों से बना है। किससे किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है सूर्य। तो ये गैसियस पिंड हो गया, ठोस पिंड कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ठोस आपका क्या है, आपका जैसे आपका सूर्य जो है सॉरी मंगल जो है आपका वो मेटेलिक से बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए तो वह आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है ना, उसकी जैसा था, इसीलिए तो वो लाल ग्रह कहलाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसका अधिकांश भाग हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल 1 और 3 सही, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो नहीं है, और एस्केप वेलोसिटी नहीं होने के कारण ही वायुमंडल वहां पे ट्रैप नहीं हो पाता है। तो इसलिए देखें कितना आसानी से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि वायुमंडल क्यों नहीं है, इसका कारण भी आप बताने स्टार्ट कर दिए। तो इसलिए वायुमंडल नहीं है, तो कथन हमारा सही है पहला। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी से कम है, बिल्कुल कम है, तभी तो वहां पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। और चंद्रमा और पानी बिल्कुल नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, वाटर ट्रेस मिले हैं, चंद्रमा पर पानी मिले हैं, वाटर को ट्रेस किया जा रहा है, ऐसा आप बोल दीजिएगा, ये अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए किसी चीज में, अतिशयोक्ति किसी चीज में आप होइएगा तो वो गलत ही होगा, ठीक है। संभावनाएं कुछ भी हो सकता है, साइंस हो संभावनाएं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा।
तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन डार्क मैटर के बारे में सही है। ये मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन आप लोग चलिए इसी माध्यम से देखिए कितना आप लोग जानना मिलता है। ठीक है। क्या है कि इसे सीधे देखा जा सकता है। क्या इसे सीधे देखा जा सकता है? नहीं, डार्क मैटर को आप ये अदृश्य है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पहचाना जाता है, तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ये पहचाना जाता है। और थर्ड जो है हमारा कि यह ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा बनता है। यह ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा बनता है, बिल्कुल ये बनता है। ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट्स माना जाता है। तो यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं पहला कथन क्या बोल रहा है हमारा कि सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। बिल्कुल है, आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे ही है। ठीक है, मिल्की वे ही है। ठीक है, मिल्की वे। ओके। और दूसरा क्या बोल रहा है कथन कि मिल्की वे एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है यार। ठीक है, तो ये बिल्कुल है। जो सर्पिला कार मतलब सांप के आकार का, मतलब ऐसे ऐसे ये है। ठीक है, मतलब सांप सार सर्प के आकार का, इसीलिए सर्पिला आकार का कहा जाता है। तो ये भी सही है। दूसरा क्या, थर्ड क्या बोला है, सौर मंडल ब्रह्मांड का केंद्र है। देखिए, ब्रह्मांड का कोई केंद्र हो ही नहीं सकता। ये कैसे कौन बताना, ये संभव है नहीं कि कौन केंद्र में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में सही है। तो देखते हैं। पहला कथन कि यह ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है। बिल्कुल करता है। दूसरा क्या है कि यह आपका ब्रह्मांड के निर्माण के बाद के विकास को भी समझाता है। तो ये भी समझाता है। ठीक है, एवोल्यूशन भी करता है। यह डार्क एनर्जी की पूरी व्याख्या करता है। डार्क एनर्जी अभी भी क्या है ना कि रहस्यमय है। ठीक है, रहस्यमय है डार्क एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है आपका कॉस्मिक आपका माइक्रोवेव बैकग्राउंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या बोल रहा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के संदर्भ में कि यह ब्रह्मांड के प्रारंभिक ताप का अवशेष है। तो ये बात सही है, ग्रेविटेशनल शील्ड है, ये आप याद रखिएगा। सॉरी, ग्रेविटेशनल शील्ड बोल रहा हूँ कि यह ब्रह्मांड का प्रारंभिक ताप का अवशेष है। बिल्कुल है। ये यह केवल कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये नहीं, कुछ क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में अगर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पाया जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन 2 गलत हो गया। और इसका तापमान लगभग 2.7 केल्विन तक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। पहला कथन कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को इस स्थिर रखने में मदद करता है। क्या ये मदद करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, बृहस्पति क्षुद्र ग्रहों को आकर्षित करता है। ये भी आकर्षित करता है, तभी तो मतलब जो अवशेष बचे हुए थे आपका ब्रह्मा सौरमंडल का, तो ये जुपिटर क्या क्या है, इसके गुरुत्वाकर्षण बल इसके अवशेष को क्या किया, खींचा, इसीलिए ये ग्रह बन नहीं पाया और ये एस्ट्रॉयड बन पाया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। बृहस्पति पृथ्वी से छोटा नहीं है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो पहला है शुक्र पर रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि शुक्र का घूर्णन बहुत धीमा है। ये बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, ये ठीक है। शुक्र का दिन उसके वर्ष से लंबा होता है। सोच लीजिए, शुक्र का दिन है ना उसके वर्ष से लंबा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन फंसा सकते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तीनों है, डी है सभी। ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन जो देखते हैं कि मंगल पर ओलंपियस मून्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, ओलंपियस जो वहाँ मून्स हैं वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, मंगल पे पाया जाता है। मंगल पर पानी के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। ठीक है, मिले हैं।
और मंगल पर घना वायुमंडल है, नहीं घना वायुमंडल नहीं है, पतला वायुमंडल है, ठीक है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। अगले प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन, शनि की घनता जो है पानी से कम है, ठीक है। शनि की घनता जो है, घनत्व जो है पानी से कम है, ये जरूर फ्लॉट कंसेप्ट है। शनि के छल्ले बर्फ और धूल से बने हुए हैं, ये भी सही है। और शनि सबसे बड़ा ग्रह है, नहीं अभी मैं बताया आपको जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, एक और दो, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखते हैं क्या बोल रहा है कि यूरेनस जो है अपनी धुरी पर लगभग 98% सॉरी 98 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। यूरेनस जो है अपनी धुरी पर कितना 98 डिग्री झुका हुआ है, बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरा क्या कह रहा है कि यूरेनस साइडवेज प्लानेट है, तो ये भी बिल्कुल सही, साइडवेज प्लानेट ही है। यूरेनस का तापमान बहुत अधिक है, ये तो बहुत ठंडा है, बहुत अधिक नहीं है, बहुत ठंडा है, ठीक है, कूल है ये, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन जो बोला जा रहा है कि नेपच्यून पर तेज हवाएं चलती है, तो फास्टेस्ट विंड चलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है, ये भी सही है। और थर्ड जो बोल रहा है आपका कि नेपच्यून जो है सूर्य का सबसे पास है, जब दूर है तो फिर पास कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो मरकरी है ना, बुध हमारा जो है, बुध ग्रह जो है जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपको देखिए क्या है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बिल्कुल। दूसरा है प्लूटो एक बौना ग्रह है, बिल्कुल ये सही है। और थर्ड जो हमारा बोल रहा है कि सभी ग्रह एक ही समतल में घूमते हैं, ये भी सही है। तीनों जो स्टेटमेंट है सही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, अगले प्रश्न पे है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन, पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी सूर्य के सबसे पास पेरीहेलियन पर होती है, ये भी सही है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर एपेल हेलन पर होती है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, नहीं पेरीहेलियन और एपीहेलियन दोनों जो यहाँ पे है ना आंसर, ये आपका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, पेरीहेलियन पे नहीं, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है आपका गलती कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों गलत है, यानी ऑप्शन खाली सिर्फ मेरा हो जाएगा, कथन जो है आपका एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। और अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन नेबुलर हाइपोथेसिस के संदर्भ में सही है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है, ये आप देखिएगा। तो सूर्य पहले बना फिर गिरा, क्या सूर्य पहले बना फिर गिरा, तो ये आपका क्या है, ये क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, सूर्य पहले बना फिर गिरा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है आपका कि आपका कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और थर्ड है आपका क्या है कि ग्रहों का निर्माण गैसीय बादल के संकुचन से हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, बिग बैंग थ्योरी जो है के अनुसार कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो है का क्या अर्थ है। तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो है आपका क्या है, ये आप देखिएगा। तो इसमें क्या है कि ब्रह्मांड जो आपका है ना, अत्यंत तीव्र गति से प्रारंभिक विस्तार हुआ, एकदम आया अचानक विस्फोट, ठीक है, इसी को बिग बैंग थ्योरी का मतलब इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपका कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस का हिस्सा है। तो कौन है आपका, तो ये आपका डी है, आयरन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आयरन। आयरन बाद में स्टार्स में बनता है, ठीक है। आयरन जो होता है आपका स्टार्स में बाद में बनता है और बिग बैंग में ये नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले है प्रश्न क्या है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के संदर्भ में बात कीजिए, ठीक है। तो पहला, यह मंगल और पृथ्वी के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट सेरस इसमें शामिल है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और थर्ड है सभी क्षुद्र ग्रह गोलाकार होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
और अगले प्रश्न है कि कॉमेट टेल के बारे में सही कथन बताएं। तो कॉमेट टेल के बारे में सही है कि टेल सूर्य से दूर दिशा में होता है, तो ये भी सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि ओट क्लॉड जो होता है ना के बारे में सही कथन बताइए। क्या है आपका कि यह लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का स्रोत होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि यह सूर्य से बहुत दूर स्फेरिकल रीजन में होता है, तो ये भी सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह नहीं है कौन, आपका मार्स नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, गैसियस जेंट, जोवियन ग्रह, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगला है क्यूपर बेल्ट जो है आपका, क्यूपर बेल्ट के बारे में सही कथन को आपको बताना है। तो क्यूपर बेल्ट के बारे में क्या बोल रहा है कि यह नेपच्यून के बाहर स्थित है। क्या है ये नेपच्यून के बाहर स्थित है, तो बिल्कुल सही है। यह स्फेरिकल है, स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। यह ड्वार्फ प्लैनेट का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर एक, केवल एक और तीन, ठीक है। और अगला है जो हमारा सेकंड लास्ट को क्वेश्चन जो है आपका, ये क्या बता रहा है आपका क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी पर कम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उच्च गुरुत्वाकर्षण ये भी है और कम रेडियस भी है, यानी दोनों है आपका बी और सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि रेड शिफ्ट किसका प्रमाण है, तो ये बताइएगा। तो ब्रह्मांड का विस्तार रेड शिफ्ट प्रमाण है, ठीक है। तो आई थिंक आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाला है हमारे ऐप्स पे, आपको उसमें वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।